स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो आज हम 11th क्लास के NCERT हिस्ट्री का जो अध्ययन कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाएंगे। हमने एक लेक्चर में आपको 4 पेज लगभग हमने समाप्त किया था और इस बार हम नए तरीके से उस चैप्टर का शुरुआत करेंगे और साथ साथ हम लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास अभी टाइम है 12 का एग्ज़ाम देने में, इसलिए नोट्स आपको बनाते चलना है ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आएगा और आपका जो क्लास 11th है उसकी भी पूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं क्लास 11th NCERT हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का दूसरा लेक्चर। हम लोगों ने पढ़ लिया था ये 3 पेज, चौथा पेज हम लोग समाप्त किए थे। आज हम लोग 5वें पेज से इसका शुरुआत करेंगे। अब देखिए, इसमें हमको कालक्रम 1 का अध्ययन करना है। आपको हर चैप्टर में NCERT हिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर में आपको एक कालक्रम मिलेगा। कालक्रम मतलब विश्व इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पूरे विश्व में कब किस समय कौन सी घटना घटी उसका एक लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे हम पढ़ेंगे पूरा, लेकिन हम एक नोट्स जो बनाएंगे वो नोट्स हमारे जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उसका हम नोट्स बनाएंगे। तो इसमें हम जो कालक्रम देखेंगे वह 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक का हम लोग कालक्रम अभी देखेंगे, कालक्रम के डाटा को देखेंगे। अब कालक्रम जो है उसका अध्ययन हम लोग कैसे करेंगे, तो कालक्रम का अध्ययन कैसे करें, तो आप इस प्रकार का कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग सेक्शन में पाएंगे। आपके जितने भी इसमें चैप्टर होंगे, जितने भी भाग होंगे इस इतिहास के चैप्टर के, तो प्रत्येक चैप्टर में आप जो है इस कालक्रम को देखेंगे। प्रत्येक कालक्रम आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताएगा। अब जितना कालक्रम का हम सूची देखेंगे, उस प्रत्येक कालक्रम में विश्व इतिहास की जो इम्पोर्टेंट प्रक्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है और जो घटनाएं हैं उसके बारे में बताया जाएगा उसमें। जब आप इन कालक्रमों का अध्ययन कर रहे हो तो यह ध्यान रखें, जब आप इस कालक्रम को अध्ययन करेंगे इसका, तब आपको क्या ध्यान रखना है इस बात को यहाँ पर देखिए। तो राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं या घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया, तो हम राजाओं के बीच जो लड़े गए युद्ध है उसकी तुलना में हम उन प्रक्रियाओं और घटनाओं पर ज़्यादा ध्यान देंगे जिनके द्वारा जो सामान्य स्त्रियां थी प्राचीन काल की और जो पुरुष थे उन्होंने इतिहास को प्रभावित किया। कि तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन इसमें हो जाता है कि आखिर किस डेट को पुरुषों और स्त्रियों ने कौन सी प्रक्रियाएं की और कौन सी घटनाएं घटी इतिहास में, उसका एक एग्जैक्ट डेट जो है से निकाल पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उस समय लेखन कला का विकास जो है आज से 6 लाख वर्ष पहले नहीं हुआ था, और 6 लाख वर्ष से 1 ईसा पूर्व तक का हम लोग कालक्रम देखेंगे पूरे दुनिया का, कि पूरी दुनिया में क्या घटना घटी इतने लाख वर्ष के बीच में। कुछ तिथियाँ किसी प्रक्रिया के आरंभ या उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती है। इसमें कुछ डेट आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ सब कालक्रम ऐसा मिलेगा जो कोई प्रक्रिया जो शुरू होती है, जैसे आपको खेती की प्रक्रिया है या शिकार करने की प्रक्रिया है या फिर भोजन को संग्रह करने की प्रक्रिया है या फिर हाथ से वस्तुओं को निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, तो उन प्रक्रियाओं का जो आरंभ है
उनकी परिपक्व अवस्था को दर्शाएगा, उसके बहुत डेवलप स्टेज को दिखाएगा कुछ डेट। तो इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं। अब परेशानी क्या होती है कि आपको हमेशा नए संस्करण एनसीईआरटी का न्यू एडिशन जो होता है, जैसे 2025 में जो किताब छपी होगी उसको पढ़ने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो इतिहासकार है वो नए नए उनको एविडेंस मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, और उस साक्ष्य के आधार पर जो उनके डेट है, पहले के किताब में जो डेट है उस डेट में वो संशोधन कर रहे हैं। तो यदि आप आज के डेट में प्रतियोगिता परीक्षा देने जाएंगे, यूपीएससी वगैरह का, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने जाएंगे, या फिर अपने जो सिलेबस है जो आपके 11th क्लास का उसमें भी आप एग्ज़ाम देंगे, तो पुरानी किताब अगर आप पढ़ के जाते हैं तो उनका जो डेट है उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि हमेशा संशोधन कर रहे हैं इतिहासकार। जैसे जैसे उनको नया नया साक्ष्य मिल रहा है तो उसके आधार पर ये अपने डेट में संशोधन कर रहे हैं। तो या पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं पुरानी से पुरानी वस्तुओं का समय काल निर्धारित करने के लिए कि आखिर कितने लाख वर्ष ये वस्तुएं पृथ्वी पर थी, और उसका जो निर्धारण करने का तरीका है ये भी बदल रहा। यद्यपि हमने कालक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है। ये जितने भी कालक्रम हम देखेंगे इसको अपने सुविधा के हिसाब से हमने भौगोलिक आधार पर बांटा है। भौगोलिक आधार मतलब कि अफ्रीका में क्या घटना घटी, एशिया महादेश में किस तिथि में कौन सी घटना घटी, यूरोप महादेश में किस तिथि में कौन सी घटना घटी, अमेरिका महादेश जो है उसमें किस डेट को कौन सी घटना घटी। तो ये हमने कालक्रम को सुविधा के दृष्टि से भौगोलिक आधार पर, ज्योग्राफिकल बेस पर हमने उसको क्या किया है कि उसको डिवाइड कर लिया है। ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड के परिदृश्य में हम उसको देख रहे हैं। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग हम लोग घटनाओं को क्षेत्रवार पढ़ेंगे। क्षेत्रवार की अफ्रीका में कब घटी कौन सी घटना, एशिया में कौन सी घटी, कब घटी कौन घटना, और भारत में कब कौन सी घटना घटी। पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्रायः इन सीमाओं के पार जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप से अगर इतिहास का विकास देखा जाए तो ये जो भौगोलिक आधार है इससे बिल्कुल पार जाता है, बिल्कुल पार जाता है। तो ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में काल अनुक्रम प्रायः ऊपर नीचे या अति व्यापित है, ओवरलैपिंग हो जाता है। ये ओवरलैपिंग का अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए कि भारत में आग का उपयोग करना मानव ने कब सीखा, और अफ्रीका में आग का आविष्कार करना, आग का प्रयोग करना मानव ने कब सीखा। तो ये जो इसका जो अनुक्रम होता है, काल का जो अनुक्रम है वो बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में जिस समय लोग आग का उपयोग करना जानते थे उस समय दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में भी आग का उपयोग करना जानते थे। तो इसी वजह से लिखा कि ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में क्या होता है कि जो काल अनुक्रम है वह प्रायः ऊपर नीचे या अति व्यापित हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाता है। मानव इतिहास की कुछ जुगांतकारी घटनाओं को ही यहाँ दिया गया है। अब मानव के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं तो उनकी जो कुछ जुगांतकारी घटनाएं हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको यहाँ दिया गया है। और इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्यायों में किया गया है, जिनके पृथक कालक्रम भी हैं। तो इस तरह से हमको कालक्रम का अध्ययन कैसे करना है इसके लिए इसने एक गाइडलाइन दिया है, एक मार्गदर्शन किया है। तो चलिए अब हम ये कालक्रम एक को हम पढ़ेंगे 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व का आप अर्थ समझिए कि अभी जैसे 2025 ईस्वी हो रहा, तो आज से 2025 साल पहले अगर देखा जाए तो 2025 से घटा दीजिए तो कौन सा साल होगा, 0 हो जाएगा। और इस 0 से जो पहले हुआ इसको हम बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, या इसी को हम ईसा पूर्व बोलते हैं, क्योंकि
ईसा मसीह का जो जन्म है उनके जन्म के साल से ही अंग्रेजी संवत शुरू होता है, इंग्लिश कैलेंडर स्टार्ट होता है और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार अभी 2025 साल बीत गए हैं और हम 6 लाख साल पहले की बात पढ़ेंगे। अभी जीरो के बाद 2025 साल ही बीता है, तो जीरो से पहले का जो समय होगा उसको हिंदी में ईसा पूर्व बोलेंगे और अंग्रेजी में उसको बिफोर क्राइस्ट बोलेंगे और उसको हम बीसी शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये बात हमें याद रखना होगा कि बीसी का अर्थ क्या होता है और ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है। जीरो से 1 साल पहले तक का हमको पढ़ना है, 1 ईसा पूर्व तक का। आज से 6 लाख वर्ष पूर्व से शुरू करेंगे कालक्रम को और जीरो से 1 ईसा पूर्व तक हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको आपको आज नोट्स भी बनाते जाना है जब चैप्टर ये शुरू होगा। तो यह देखिए, यह कालक्रम मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया, डोमेस्टिकेशन के बारे में प्रकाश डालता है। यह जो कालक्रम हम लोग जो यहाँ नीचे देखेंगे 6 लाख वर्ष पहले से शुरू करके और 1 ईसा पूर्व पर जो समाप्त करेंगे, ये कालक्रम मानव का जो उदय है, कब मानव का उदय हुआ, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डाला गया इस कालक्रम में। यहाँ पर कुछ भौगोलिक कुछ प्रौद्योगिक विकास हो, जैसे प्रौद्योगिकी में विकास क्या होता है, आग का आविष्कार एक प्रौद्योगिकी है, एक टेक्नोलॉजी है आग का आविष्कार। क्योंकि आग का आविष्कार हुआ उसके बाद मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, उनके जीवन में स्वाद आया। उसके बाद धातुओं के प्रयोग, ये भी प्रौद्योगिक विकास में आता है। हल द्वारा खेती, ये भी प्रौद्योगिकी में विकास है। तथा पहिए या चाक के प्रयोग, ये कब हुआ, इसके किस समय ये शुरू हुआ पहिए और चाक का प्रयोग। क्योंकि पहिया का जब प्रयोग करना मानव जान जाएंगे, पहिया का आविष्कार हो जाएगा, तो क्या होगा, मानव जो है उसको परिवहन आसान हो जाएगा। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक गाड़ी बनाएंगे, उसको पहिया लगा देंगे और बिना किसी कठिनाई के अपनी यात्रा जो है वो लंबी दूरी तक कर पाएंगे। तो फिर चाक का आविष्कार होगा तो वो मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। तो ये सब क्या है, एक टेक्नोलॉजी है उस समय का, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, प्रौद्योगिक विकास है उस समय के मानव का। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी कालक्रम से मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव, अब जब इतने सारे और प्रौद्योगिक विकास होगा तो स्वाभाविक है नगरों का जन्म होगा, आविर्भाव होगा। और नगरों का जब जन्म होगा तो व्यापार आएगा, और व्यापार आएगा तो हिसाब किताब रखने के लिए लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया। अब वो लिखना शुरू कर देंगे, लिखना जान जाएंगे मानव। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का उल्लेख मिलेगा और तब देखिए कुछ पुराने साम्राज्य का भी यहाँ पर उल्लेख मिलेगा। मतलब अब ये राज्य भी बनाने लगेंगे मानव। तो किस तरह से पहाड़ियों और जंगलों में रहने वाले मानव के जीवन में आपको प्रौद्योगिक विकास हो रहा है और प्रौद्योगिक विकास के कारण नगरों का जन्म हो रहा है, लेखन कला के बारे में जान रहे हैं और प्राचीनतम पुराने साम्राज्य का भी निर्माण अब मानव कर रहा है, जिनकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम 2 में दी जाएगी। तो इस तरह से हम अब इस कालक्रम को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम नोट्स भी बनाते चलेंगे। विश्व इतिहास के कुछ विषय, ये हमारा ये पहला जो चैप्टर है उसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम में तिथि दिया है, दूसरे में महादेश दे दिया है अफ्रीका, और तीसरे कॉलम में यूरोप दे दिया है। क्योंकि सभी महादेशों का नाम एक कॉलम में एक लंबा लाइन एक बन जाता, इस वजह से क्या किया है कि ये अलग अलग आपको बना के दे दिया है। तो देखिए 6 लाख वर्ष पूर्व, आज से 6 लाख साल पहले से लेकर के और 5 लाख वर्ष पहले तक, वर्तमान से पूर्व यानी आज से 5 लाख साल पहले तक, आज से 6 लाख साल पहले से शुरू करेंगे और आज से 5 लाख साल पहले इसको समाप्त करेंगे। तो इसके बीच में कितना समय आएगा, 1 लाख वर्ष आएगा। तो ये 1 लाख वर्ष
जो बीच में आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे अफ्रीका महादेश में क्या हो रहा। तो अफ्रीका महादेश में क्या हो रहा है कि 56 लाख वर्ष पूर्व ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के जीवाश्म मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म मिल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो जीवाश्म है वो वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व मिल रहे हैं। तो हम इसको नोट्स यहाँ पर बना लेंगे, यहाँ पर हम इसको पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे। पहले आप उसमें अफ्रीका हेडिंग दे दीजिए, पहले अफ्रीका का लिख लीजिए, अफ्रीका में क्या मिला इसको हम लोग देख लेते हैं। पेन का कलर भी चेंज कर देते हैं आपका। यहाँ लिखिए आज से लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व, देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एक ही वर्ड में इसको लिखना है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म मिले। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म कहाँ मिले, तो आप जवाब दीजिएगा अफ्रीका में। हम लोग अफ्रीका महादेश में किस समय क्या मिला उसका हम नोट्स पहले बना रहे हैं, और उसके बाद तब हम यूरोप का स्टार्ट करेंगे। तो आज से लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म मिले। अब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है इसका अर्थ क्या होता है, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसका कलर चेंज कर देते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो देख रहे हैं इसका अर्थ यहाँ पर लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसका जो अर्थ है इसको कहा जाता है दक्षिणी बानर। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज है उसकी तुलना प्राचीन काल के वानर से की गई है, यानी इतिहासकारों का मानना है और जो पुरातत्व वैज्ञानिक है उनका मानना है कि वानर में ही कालक्रम के अनुसार उनमें क्या हुआ कि परिवर्तन हुआ, उनके शारीरिक संरचना में, शारीरिक बनावट में, और तब हम आज मानव के रूप में हैं। लेकिन हमारा जो शुरू का पूर्वज है वो 56 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में है। तो ये ऑस्ट्रल और पिथेकस दो शब्दों के मिलने से बना है। ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिणी और पिथेकस का अर्थ होता है बानर, इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अर्थ होता है दक्षिणी बानर। तो इस तरह से हम दूसरे एविडेंस के तरफ चलते हैं। दूसरा एविडेंस हमें क्या मिल रहा है, अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिल रहा है वर्तमान से 14 लाख वर्ष पूर्व। कहाँ मिल रहा है, अफ्रीका महादेश में मिल रहा है। तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ लिख लीजिए कि लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले। ये दूसरा आपका ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये आज से लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व जो है अग्नि के प्रयोग का एविडेंस मिला अफ्रीका में मिला। और ये बात ध्यान रखना है, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का भी साक्ष्य आपको अफ्रीका में मिला है। अब ये अग्नि के प्रयोग यानी आज से 14 लाख वर्ष पहले ये प्रयोग करना सीख गए, यूज ऑफ फायर को जान गए। उसके पहले ये आग को जानते थे, फायर के बारे में जानते थे, लेकिन उस फायर का उपयोग कैसे करेंगे, आग का उपयोग कैसे करेंगे, ये बात नहीं जानते थे। तो ये बात जाने कब, आज से लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व जो है ये आग का प्रयोग करना सीखे। उसके बाद फिर अगला जो हम घटना देखते हैं यहाँ, इसलिए हम इस पूरे डाटा को नहीं बनाए हैं कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसी को सिर्फ हम लोग लिखेंगे।
और तब हमारा एक नोट्स बन जाएगा और बेवजह का हमको ये कॉलम बनाने की परेशानी नहीं रहेगी। तो तीसरा हमारा है साक्ष्य मिल रहा है 27 प्राज्ञ मानव होमोसेपियंस के जीवाश्म कब मिल रहा है? 1,95,000 वर्ष पूर्व। ये भी कहाँ मिल रहा है? अफ्रीका में मिल रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लगभग 1,95,000 वर्ष पूर्व प्राज्ञ मानव या इसी को हम होमोसेपियंस बोलेंगे। होमोसेपियंस के जीवाश्म मिले जीवाश्म का मतलब है कि इनके अवशेष मिले। अब ये जो प्राज्ञ मानव है, अगर उसका मृत्यु हो गया होगा तो मृत्यु होने के बाद जो उसका कंकाल बचा होगा, जो भी बचा हुआ भाग उसके शरीर का होगा, उसी को हम जीवाश्म कहेंगे। तो ये आज से लगभग 1,95,000 वर्ष पूर्व जो है ये प्राज्ञ मानव को ही हम ज्ञानी मानव भी कहते हैं। प्राज्ञ मानव को कहीं कहीं आपको लिख देता है, इसी प्राज्ञ मानव को गौर कीजिएगा, इसी को कहीं कहीं लिख देता है ज्ञानी मानव। तो ज्ञानी मानव अगर लिख देगा तो ये नहीं समझिएगा कि प्राज्ञ मानव अलग होता है और ज्ञानी मानव अलग होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा ये प्राज्ञ मानव जिसको अंग्रेजी में हम होमोसेपियंस कहते हैं, और यही हमारा शुरू का पूर्वज है, और ये भी अफ्रीका में ही मिला। 1,95,000 वर्ष पूर्व मिला आज से। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि आज से लगभग हम इसलिए सब में लगा देते हैं क्योंकि इसका एक्यूरेट डेट जो है, एग्जैक्ट डेट जो है निकाल पाना कि किस तारीख को ये मानव है, ये हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए हम सब में लगभग जो है इंक्लूड कर देंगे। तो लगभग 1,95,000 वर्ष पूर्व प्राज्ञ मानव या होमोसेपियंस के जीवाश्म मिले। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इस लाइनिंग को छोड़ देंगे। देखिए अब ये गुफा मिल रहा है। अब ये मानव गुफाओं में रहना सीख रहे हैं, तो इसमें गुफा और गुफा आवास मिल रहा है, और उस आवास में चित्रकारी भी किया हुआ है, पेंटिंग्स किया हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे, ये भी अफ्रीका में मिल रहा है सबसे पुराना। तो हम लिखेंगे लगभग 27,500 वर्ष पूर्व गुफा आवास और गुफा चित्रकारी के अवशेष मिले। देखिए लगभग 1,95,000 वर्ष ये प्राज्ञ मानव आया, और ये अपने आप को रहने के लिए ये अब महसूस कर रहे हैं, इतना इनको ज्ञान हो गया कि हम धूप से, बरसात से, ठंडक से अपने आप का हम रक्षा कैसे करेंगे। तो ये इतना ज्ञान हो गया कि ये गुफा को अपना घर बना ले रहे हैं, और उस गुफा में चित्र भी बना रहे हैं, पेंटिंग्स भी, केव पेंटिंग्स के भी एविडेंस मिल रहे हैं। इसको अवशेष नहीं लिखा जाए, इसको साक्ष्य, यहाँ पर अच्छा वर्ड साक्ष्य रहेगा। यहाँ पर जो वर्ड है इसको थोड़ा सुधार लेते हैं हम लोग, इसको साक्ष्य कर दीजिए। देखिए केव पेंटिंग्स के आपको अवशेष एग्जाम में पूछ देगा कि आपको मानव को सबसे पहले गुफा आवास और गुफा चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो अफ्रीका में मिले हैं। और
कब 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 ये गुफा आवास और गुफा चित्रकारी ये कब का है? तो ये आज से लगभग 27,000 वर्ष पूर्व का है। उसके बाद देखिए 7,000 से 6,000 BC के बीच में क्या हो रहा है कि ये पशुओं और कुत्तों को पालतू बनाया जा रहा है। ये भी हो रहा है आपको अफ्रीका में। सारी घटना मानव के जीवन का अफ्रीका में ही हो रहा है शुरू का। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लगभग 7,000 से 6,000 वर्ष पूर्व मानव ने किसको किसको पालतू बनाया? कुत्तों को, पशुओं और कुत्तों को पालतू बनाया। पशुओं और कुत्तों को पालतू बनाया। अब पशु में आप देखे होइएगा कि ढोर और गधा का नाम आ रहा था। तो ढोर और गधा का ये लोग प्रयोग करते थे और आ ही गया यहाँ पर। ये 4,000 से 3,000 BC में गधे को पालतू बनाया। पहले कुत्ता को बनाया। ये कुत्ता को 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व में बना रहा। ये ईसा पूर्व का मतलब है आज से अगर जोड़ा जाए तो जीरो से आपको जीरो से देख लीजिए ये 7,000 साल पहले, तो 7,000 पहले का जोड़ दीजिए और उसके बाद फिर इधर आप इधर का 2025 जोड़ दीजिए। ये जीरो से पहले 7,000 वर्ष, ये जीरो के बाद वाला। तो आज से अगर जोड़िएगा तो 5, 2, 0, 7, 2, 9, 9,025 हो गया। तो यहाँ पर वर्ष पूर्व नहीं लिखेंगे। यहाँ पर वर्ष पूर्व लिखना होगा तो 9,025 लिखना होगा। 6,000 ईसा पूर्व इसको कर देते हैं। इसको काट करके यहाँ इसको ईसा पूर्व कर दीजिए। हाँ, BC में 7,000 से 6,000 BC में ये पशुओं और कुत्तों को पालतू बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, वहाँ जो नहीं अटेगा हम इधर इसको कर लेते हैं। उसके बाद देखिए 4,000 से 300 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ये किसको पालतू बना रहा है? गधे को। और ज्वार बाजरा आदि की खेती भी कभी पर ये शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद तांबे का प्रयोग, धातु का भी आविष्कार कर लिए हैं ये पहली बार। तो हम यहाँ पर अगला जो उसमें नोट्स में लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए इसको, अगला लिखेंगे कि लगभग 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व, लगभग 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व में मानव ने क्या किया? मानव ने गधे को पालतू बनाया। गधे को पालतू बनाया। एक चीज़ और क्या किया? ज्वार बाजरा आदि की खेती प्रारंभ की। ज्वार बाजरा आदि की खेती शुरू की। देखिए कितना ज्ञान अब आ रहा है मानव के पास। और क्या किया? तांबे का प्रयोग किया। ये सारी घटना कब घट रहा है? 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व के बीच घट रहा है। गधे को पालतू बनाना 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व के बीच, और ज्वार और बाजरा आदि की खेती, ये 2 फसल है। और आदि लिख रहा है मतलब कुछ और भी फसल होंगे, लेकिन ज्वार बाजरा को मुख्य रूप से हमें याद रखना है। यह भी अफ्रीका में 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व में इसकी खेती शुरू हो जाती है। और तांबे का भी आपको ये यूज ऑफ है कॉपर,
तांबे का प्रयोग करना भी ये जान गए, यानी अब इनके जीवन में धातु आ गया, मेटल आ गया, तो मेटल के बारे में भी इनको जानकारी मिल गई। अब चलिए 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच इनमें क्या विकास हो रहा, तो अगले पॉइंट में हम इसमें लिख लेंगे कि लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व में मानव ने हल द्वारा खेती और क्या कर रहा है, उसके बाद प्रथम राजवंश की स्थापना, उसके बाद नगरों, पिरामिडों, कैलेंडर, नगरों, कॉमा दे के लिख लीजिए, पिरामिडों का निर्माण। उसके बाद और क्या कर रहे हैं, कैलेंडर, चित्रात्मक लिपि का प्रयोग, और क्या कर रहा है, पैपाइरस, प्रलेखन, ब्रैकेट में लिख दीजिए, मिस्र में लेखन क्या किया, प्रारंभ किया। देखिए इतनी सारी बात जो हमने लिखा, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि आखिर ये क्या है। लगभग ये तो ऊपर वाला हो गया, लगभग 4000 से 3000 ईसा पूर्व में मानव ने गड्ढे को पालतू बनाया, ये समझ गया। ज्वार, बाजरा आदि की खेती शुरू की, ये भी हो रहा है 4000 से 3000 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव ने 4000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच किस फसल की खेती प्रारंभ की, तो ज्वार और बाजरा। या मानव ने ज्वार और बाजरा की खेती कब प्रारंभ की, तो याद रखना होगा डेट 4000 से 3000 ईसा पूर्व। और मानव ने तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया, तो उसको भी आप 4000 से 3000 ईसा पूर्व का आपको नाम याद रखना होगा। उसके बाद दूसरा देखिए, लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व, और आगे बढ़िए में मानव ने क्या किया, हल द्वारा खेती करना शुरू कर दिया। अब ये हल चला करके फसल उगा रहे हैं। उसके बाद प्रथम राजवंश की स्थापना कर रहा है, अब राजा बन रहा है। मानव जो है अब क्या कर रहे हैं कि राजा बना रहे हैं, और एक राजवंश की स्थापना हो रही है। अब वो राज करेगा लोगों के ऊपर, इतना ज्ञान हो गया इनको। उसके बाद नगरों का निर्माण कर रहा है मानव। ये सभी घटनाएं 4000 से 3000 ईसा पूर्व में हो रही है। पिरामिडों का निर्माण हो रहा है। पिरामिड, जैसे कोई व्यक्ति अगर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 3 तरह से उसका अंतिम जो संस्कार होता है किया जाता है। एक होता है अग्नि संस्कार, जिसमें हम अग्नि में जला देते हैं शव को, डेड बॉडी को। एक होता है जिसमें हम मिट्टी में दफना देते हैं, और एक जल में बहा दिया जाता है। तो इस तरह से जल समाधि या अग्नि समाधि, या फिर जो ज़मीन के नीचे गाड़ देते हैं, तो उसको वो भी एक जो है अंत्येष्टि क्रिया यानी अंतिम संस्कार का एक विधि है। अब इसमें मिस्र में क्या हो रहा है कि ये पिरामिड बना दे रहा है। पिरामिड यानी जहाँ पर कोई व्यक्ति मरा और मरने के बाद ज़मीन के नीचे उसको दफना दिया, और दफनाने के बाद वहाँ पर इस तरह का एक त्रिभुजाकार जो है आपको एक
दीवार वगैरह का ईंट वगैरह से जोड़ करके और आकृति बना दिया। तो ये क्या हो गया, एक तरह से कब्र हो गया ये। यानी अब देखिए कि मानव में इतना ज्ञान आ गया कि अब ये कोई व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो अब ये पिरामिड का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कैलेंडर का भी आविष्कार कर लिया। अब एक साल में कौन सा घटना कब घटेगी, कब बरसात आएगा, कब गर्मी आएगी, कब ठंडक आएगा, इन सब चीज़ों का या इनके जो ज़रूरत के पर्व त्यौहार है, तो इसको भी पता करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, कैलेंडर तक बना लिया। मानव में देखिए इतना विकास हो रहा है। उसके बाद ये अपना लिपि बना ले रहे हैं लिखने पढ़ने के लिए, लेकिन ये पहले जो लिपि बना रहे हैं वो चित्रात्मक लिपि है, वो पिक्टोग्राफिक आपको स्क्रिप्ट है। वो ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे देवनागरी लिपि में हम यहाँ लिख रहे हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में, तो देवनागरी लिपि में वो लिखना जानते थे। अपने मन में जो बातें आती थी या विचार आता था उसको चित्र बना करके ये दिखाने का प्रयास करते थे। तो उस तरह के लिपि को चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। और ये लिखते कहाँ थे, तो पैपायरस पर लेखन का कार्य करते थे। पैपायरस एक प्रकार का पत्ता होता है और वो पत्ता कहाँ मिलता है, मिस्र में, नील नदी के किनारे। मिस्र में नील नदी बहती है, वही नील नदी के किनारे पैपायरस का पेड़ मिलता है और उसी पैपायरस का जो पत्ता है उसी पर ये लेखन कार्य जो है, लिखने का जो कला है, इसको प्रारंभ किए। वो इतना सारा हमने देखा। उसके बाद का देखिए, इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्किप कर ये इसको पाउज करके नोट्स निश्चित रूप से आप बनाते जाइएगा, क्योंकि नोट्स नहीं बनाइएगा तो फिर क्या होगा कि आपका पूरा बुक बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसलिए पूरा बुक तो लिखा नहीं जाएगा। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको ही हम लोग अपने नोट्स में लेकर चलेंगे। अब नेक्स्ट देखिए हमारा आ रहा है कौन सा, ये 2000 से ये नेक्स्ट आ रहा है। देखिए 1500 से 1400 ईसा पूर्व में अब सीधे चले आते हैं। ये इसके बीच का कोई एविडेंस जो है ये नहीं मिल रहा। ये हाँ, ये राजवंश का उदय हो जा रहा है, मतलब कि एक राजा जो है आ जा रहा है, ये सब राज कर रहा है इसके बीच में। लेकिन कोई भी जो नई घटना घटती है, जो नई चीज़ खोजी गई इतिहास में या शुरू हुआ, उस पर ही हम मुख्य रूप से चर्चा करते हैं। तो ये कांच की बोतलों का प्रयोग मिस्र में शुरू हो जाता है। मिस्र अफ्रीका का ही एक देश है। 1500 से 1400 ईसा पूर्व में आ जाइए, मतलब कि 0 से 1500 वर्ष पहले और 1400 वर्ष पहले इसके बीच में ये कांच के बोतल का प्रयोग हो रहा है मिस्र में। यानी शीशा भी अब इन लोगों ने खोज लिया तांबा के बाद। अगला देखिए कि लगभग 1500 से 1400 ईसा पूर्व में कांच की बोतलों का प्रयोग कहाँ हो रहा है, मिस्र में हो रहा है। मिस्र में हुआ। ये अफ्रीका महादेश का एक देश है और यहाँ पर कांच के बोतलों का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद हम फिर इसको नेक्स्ट ले चलते हैं आगे के तरफ है। इसको अपना लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं हम। अब हम सीधे चले आते हैं 900 से 800 ईसा पूर्व के करीब। अफ्रीका महादेश में क्या घटना कर रहा है, आप ध्यान रखिए कि अफ्रीका महादेश में जो मिलने वाले साक्ष्य है और उनका जो ऐतिहासिक विकास है, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए पश्चिम एशिया के फोनेशियनों ने उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज नगर की स्थापना की। अब इसमें हम लिख लेंगे अगला पॉइंट कि लगभग 900 से 800 ईसा पूर्व 900 से 800 ईसा पूर्व में क्या घटना घटता है, पश्चिम एशिया, वेस्टर्न एशिया, एशिया महादेश का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिम एशिया के
फोनीसियन एक जाति है, मानव की जाति है, तो उसी को फोनीसियन कहा जाता है। फोनीसियनों ने क्या किया, अफ्रीका चला गया और उसने उत्तरी अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज नगर की स्थापना की। कार्थेज नगर की स्थापना की। तो अब देखिए अफ्रीका में हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, 56 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस से शुरू किए थे और हम नगर तक आ गए। और ये नगर जो है ये पश्चिम एशिया के फोनीसियन लोग जा कर के वहाँ उत्तरी अफ्रीका में जो नगर बना रहा है उस नगर का नाम है कार्थेज नगर। उसके बाद देखिए ठीक 100 वर्ष बाद फिर घटना घट रही है, लोहे का प्रयोग हो रहा है सूडान में। लगभग 800 से 700 ईसा पूर्व, BC भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम इसको, ईसा पूर्व में सूडान में लोहे का प्रयोग हुआ। लोहे का प्रयोग हुआ। ये लोहा का प्रयोग अगर जोड़ा जाए तो सूडान जो है ये अफ्रीका का एक देश है। तो आज से 2025 साल इधर का जोड़ लीजिए और 800 वर्ष पहले का जोड़ लीजिए, तो लगभग 2800 वर्ष पहले, आज से 2800 वर्ष पहले लोहा का प्रयोग जो है सूडान में शुरू हो जा रहा है। हालांकि भारत में इसके भी पहले हो गया था, 1000 ईसा पूर्व में ही हो गया था। उसके बाद देखिए फिर 100 वर्ष बाद क्या हो रहा है, मिस्र में भी लोहे का प्रयोग हो जा रहा है। ये 700 से 600 ईसा पूर्व में, लगभग 700 से 600 ईसा पूर्व में मिस्र में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। मिस्र में 100 वर्ष बाद होता है, सूडान से 100 वर्ष बाद होता है, 700 से 600 ईसा पूर्व में। उसके बाद 600 से 500 वर्ष के बीच किसी क्रांतिकारी घटना का प्रमाण अफ्रीका में नहीं मिलता है। ये 500 से 400 ईसा पूर्व में आई है, फारसियों का मिस्र पर आक्रमण। अब जो है ये लड़ने भी लगे एक देश दूसरे देश से। तो ये फारसी जो है, ईरान के जो फारसी है, फारस ईरान के जो निवासी है, उनको हम फारसी भी कहते हैं। तो ये अब मिस्र पर अटैक कर रहे हैं। तो देखिए अब एक राज दूसरे राज बन गया, राज पर अटैक कर रहा है। लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व में फारसियों ने मिस्र पर आक्रमण किया। 1 ईसा पूर्व तक हमको आना है, 1 ईसा पूर्व तक के घटना तक जाना है, लेकिन ये 332 ईसा पूर्व तक का ही हमको प्रमाण मिलता है। तो इसलिए अफ्रीका का ये अंतिम जो घटना हमारे कालक्रम 1 में जो दिखाया गया है, इसको हम यही 1 ईसा पूर्व पर जा करके ये समाप्त हो रहा है। तो एक लाइन इसमें हम और ऐड कर देते हैं, यहाँ इधर लिख देते हैं कि लगभग 400 से 300 ईसा पूर्व में मिस्र में सिकंदरिया की स्थापना। ईसा पूर्व में मिस्र में, इसका एक एक्यूरेट डेट भी दे दिया है, 332 ईसा पूर्व। ये 400 से 300 ईसा पूर्व के बीच में ही 332 ईसा पूर्व आ जाएगा। तो इसको एक एग्जैक्ट डेट दे दिया है, एग्जैक्ट साल दे दिया, इसलिए इसको याद रखना होगा। तो ये क्या हो रहा है,
आपको सिकंदरिया की स्थापना हो रहा है। मिस्र में 400 से 300 ईसा पूर्व में क्या हो रहा है कि मिस्र में सिकंदरिया एक शहर है, सिकंदरिया शहर की स्थापना हो रहा है। कब हो रहा है यहाँ लिख दीजिए 300, इसको काटिए 332 ईसा पूर्व, ब्रैकेट में लिख दीजिए। सिकंदरिया की स्थापना, सिकंदरिया की स्थापना, ये सिकंदरिया क्या है तो ये ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना। यह जो सिकंदरिया शहर है ये कहाँ मिस्र में स्थापित हुआ। यह ज्ञान का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया आगे जा कर के, यह ज्ञान का एक प्रसिद्ध केंद्र बना। तो इस तरह से हमने मानव विकास का जो हमने देखा कि 56 लाख वर्ष पहले से हमने शुरू किया और 1 ईसा पूर्व पर जा कर के हमने समाप्त किया, तो लगभग 6 लाख वर्षों के बीच अफ्रीका में कौन कौन सी घटना घटी, उन घटनाओं का हमने एक नोट्स बनाया और इसका नोट्स आप परमानेंट बना लीजिए। यह आपको चाहे आप ग्रेजुएशन में पढ़िए चाहे आप एमए तक की पढ़ाई कीजिए, सबको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ता है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है। तो खास करके जो प्रतियोगिता परीक्षा का सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो जो है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हम अलग अलग छांट करके जो नोट्स है उसको हम बना रहे हैं और इसलिए ये नोट्स आपके बहुत ही काम का होगा, आपको मार्केट में या कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए इसको जो है बनाते चलिए। और आज हम इसी के साथ अपना इस चैप्टर का जो दूसरा लेक्चर है यहीं पर हम समाप्त करते हैं और कल हम यूरोप में 6 लाख वर्ष में कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं घटी उसके बारे में पढ़ेंगे और तब फिर हम अगले दिन और महादेश में जो घटनाएं घटी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।